Assalamualaikum. Today we are starting May-June 2020 paper for O-level accounting, having a syllabus score of 7707 और ये अब जो पेपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये रिवाइज पैटर्न पे है after the change in curriculum. So this was the first time when the revised paper was assessed based on the revised syllabus. और इसमें टोटल आपके पास 35 एमसीक्यूज हैं और आपके पास 1 hour 15 minutes है. So this means in total you have 75 minutes, ठीक है, to complete 30 MCQs. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास पर MCQ जो है वो 2.5 minutes है एक MCQ को complete करने, which is more than good time. So start करते हैं with question number 1 और again what are the example of bookkeeping? Repetitive सवाल हैं from prior year papers. What are the examples of bookkeeping? अगर हम again bookkeeping को recall करें तो the term bookkeeping means that you are only going to record transactions. क्या करेंगे? Record transactions. There will be no accounting. ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि आप रिजल्ट्स भी ड्राइव करें. ठीक है, एंट्रिंग डिटेल ऑफ अ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर इन अ चेक, बिल्कुल रिकॉर्ड को मेंटेन करना वन सीम्स टू बी अ गुड ऑप्शन. एंट्रिंग डिटेल ऑफ गुड परचेज, ठीक है. प्रोड्यूसिंग इनकम स्टेटमेंट, ये जो इनकम स्टेटमेंट प्रोड्यूस करने की बात है ये कैटेगराइज होता है अकाउंटिंग के अंदर. किसके अंदर कैटेगराइज होता है? अकाउंटिंग के अंदर कैटेगराइज होता है. रीजन बीइंग कि व्हाट इज द रीजन ये है कि रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनकम स्टेटमेंट से आप जो है वो क्या कर रहे होते हो, वो आप अकाउंटिंग पर्पज के यूज कर रहे होते हो. थ्री कैन नॉट बी द ऑप्शन. रिकॉर्डेड डिटेल्स ऑफ करेक्शन इन द अकाउंट ऑफ अ क्रेडिट कस्टमर, बिल्कुल हमने कहा कि 1, 2 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा बी. सो बी विल बी द आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. How does a trader use the information provided by financial statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ये हुआ कि यहाँ बात हो रही है इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. उसको किन किन तरीके से यूज कर सकता है? टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश ड्रॉइंग्स टेकिंग, ठीक है. अच्छा, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पॉइंट वगैरह सब कैलकुलेट करके डाल चुके होते हैं. तो वहाँ कैलकुलेशन नहीं होती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम एक एनालिसिस कर देते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस का कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है, एसेट्स क्या है, कितनी अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल्स से ओ करते हैं, कितनी अमाउंट में ट्रेड रिसीवेबल्स पे करनी है, ये सारी चीजें. The calculation will not be the objective. To calculate the amount that is owed by trade receivable, वो तो वैसे बैलेंस शीट में आ रही होती है. To check the balance shown on the bank, वो भी नजर आ रहा होता है. To compare the business performance over a number of years, this is the key and the prime objective which we do, which we have when we prepare statement of financial positions, which either be income statement or either be statement of financial position. A trader bought new fixtures. Okay. He paid half of the purchase price in cash and agreed to pay the balance in 2 months' time. न्यू फिक्सचर्स का मतलब ये हुआ कि आपने न्यू एसेट परचेज की. व्हेन वी से न्यू फिक्सचर्स, द न्यू फिक्सचर्स मींस न्यू एसेट्स. ठीक है. He paid half of the purchase price in cash, आधी purchase price कैश में पे कर दी है, and agreed to pay the balance in 2 months. How does this purchase affect the accounting equation? अच्छा, हमारे एसेट्स क्या हो जाएंगे? हमने कहा ओवरऑल एसेट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका फिक्सचर्स आने से एसेट बढ़े. ठीक है. हाफ ऑफ द प्राइस आपने कैश में पे कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसेट में फिक्सचर्स बढ़े
और एसेट में कैश कम हुआ, अगर ये 100% था तो 50% से आपका कैश कम हो गया, ठीक है। तो हमने कहा नेट एसेट्स या एसेट्स जो है वो 50% से आपके ओवरऑल क्या कर जाएंगे, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ एसेट विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है, मान ली बात। और पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो क्या होगी, बाद में पे होगी। तो हमने कहा लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी इंक्रीज। हमने कहा कि एसेट बढ़ेगा 50% से, लायबिलिटी बढ़ेगी 100% से, तो ओवरऑल कैपिटल क्या हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। 50% से एसेट बढ़ा, 50% से 100% से लायबिलिटी बढ़ी, तो ओवरऑल कैपिटल 50% से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा 3 का आंसर हमारे पास क्या बनना चाहिए, 3 का आंसर हमने कहा कि हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास एसेट डिक्रीज नहीं होगा, ये ऑप्शन हो गया खत्म, ठीक है। ओनर्स इक्विटी की बात हो रही है, ठीक है, ओनर्स इक्विटी की बात हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि फिलहाल अभी हम कैपिटल की इक्वेशन को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इम्पैक्ट आएगा। तो हमने कहा कि एसेट भी इंक्रीज करेगा और लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, एसेट भी इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो हमने कहा सी और डी में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब बात आती है कैपिटल, ठीक है। तो आपकी जो लायबिलिटी है, ठीक है, आपकी जो लायबिलिटी है, क्योंकि आपने 50% जो आपने पे कर दिया, 50% अब बाद में पे करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल आपका 50% से बढ़ा, लायबिलिटी भी आपकी 50% से बढ़ी, तो नेट इम्पैक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए कैपिटल डिक्रीज नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट होगा नो अफेक्ट। वजह क्या है, वजह ये है कि आपका ओवरऑल जो है वो क्या हो गया, आपका ओवरऑल तो एसेट बढ़ जाएगा, आपका ओवरऑल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन आपका कैपिटल क्या रहेगा, आपका कैपिटल जो है वो इंटैक्ट रहेगा, बिकॉज नेट इम्पैक्ट सेम आ रहा है। फोर पे मूव करते हैं, फोर पे मूव करते हैं। ऑन 2 April, मीना received a check from Zafar, a credit customer. On 12 April, the check was returned unpaid by check. So कहते हैं dishonored check, क्या कहते हैं, dishonored check। तो जब डिसऑनर चेक की बात करते हैं तो व्हाट एंट्री विल मीना में, ठीक है, मीना को पैसे रिसीव हुए थे। अब जब मीना को डिसऑनर चेक होगा तो मीना की बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल, मीना की बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा, मीना की बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो है ओवरऑल मेरा क्या हो गया, एसेट क्या हो गया है, अब डिसऑर्डर हो गया तो पैसे रिसीव होगा वापस, ठीक है। तो फिर पैसे रिसीव नहीं हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक मेरा रिड्यूस हो जाएगा, फिर रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने कहा बैंक क्या हो जाएगा, मेरा डिक्रीज हो जाएगा। अकाउंट टू बी डेबिटेड, बैड डेट नहीं हुआ, ठीक है, इररिकवरेबल डेट मतलब बैड डेट तो नहीं हुआ, प्रोविजन भी नहीं हुआ। हमने कहा क्योंकि जफर से पैसे मजीद वापस रिसीव होंगे तो मुझे जफर से अपनी रिसीवेबल बढ़ाना पड़ेगा, तो अकाउंट टू बी डेबिटेड, जफर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और बैंक क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट। फोर्थ आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। एना इज अ ट्रेडर, एना इज अ ट्रेडर ऑन 4 April, Chindi account in Anna's ledger showed a credit balance of 520, ठीक है। सी के अकाउंट इन एनाज लेजर, इसका मतलब ये हुआ बुक्स किसकी है, बुक है एना की, और लेजर अकाउंट किसका है, सी का है, ठीक है। शोड अ क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस डी 520 आ रहा है, ठीक है। The following transaction took place. Anna returned goods to goods $32. इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न हुई है, ठीक है। क्या हुई है, परचेज रिटर्न हो जाएगी 30 की। Anna bought goods $2 110 from Chinda and paid the amount है। अच्छा, गुड्स आपने खरीदे हैं 2110 के फ्रॉम शिंदे एंड पेड इन कैश, तो ये बेसिकली मेरा ट्रेड पेबल तो हुआ ही नहीं, ये मेरा ट्रेड पेबल तो हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि
जो परचेजेस हुई हैं वो कैश हुई हैं। क्या हुई है? कैश हुई है। कैश परचेजेस इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेड पेबल अकाउंट, ट्रेड पेबल अकाउंट का हिस्सा नहीं है। So this will not be recorded in sales ledger. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम देखें ना बैलेंस सीबी कितना बन जाएगा, आपका बैलेंस सीबी आ जाएगा 490। इसका मतलब ये हुआ दिस अमाउंट इज स्टिल ओड बाय एना टू सी। तो स्टेटमेंट देते हैं एना और शिंदे 490। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आपका ए बन जाएगा, बाकी ऑप्शंस इनवैलिड। Goods bought on credit from T Tomelo, goods bought on credit by Tomelo from Tobago are returned before they are paid. Before they are paid, Tomelo keeps a full double entry just where will Tomelo record the return of goods. ठीक है, अच्छा कुछ bought by Tomelo, तो इसका मतलब ये हुआ Tomelo ने परचेज परचेजेस किए करिए सेल्स है फॉर देंगे सेल्स। ठीक है, Where will Tomelo record the returns of goods? Tomelo के लिए क्या होगा? ये परचेज रिटर्न होगा। क्या है? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड होता है? परचेज रिटर्न जो है वो ट्रेड पेबल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, परचेज रिटर्न लेजर में रिकॉर्ड होता है, और परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड होता है। ये सारी वो जगहें हैं जहाँ इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखते हैं कैश बुक एंड सेल्स लेजर नहीं, जनरल लेजर नहीं, जनरल लेजर एंड परचेज लेजर। परचेज लेजर में क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ आ रहा होगा ट्रेड पेबल का अकाउंट, तो वहाँ तो रिकॉर्ड होना ही होना है। और सारी की सारी परचेज रिटर्न जो है वो जनरल लेजर में रिकॉर्ड हो रही होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास सी। बी और डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सिर्फ एक पार्ट की बात है, हमें दोनों पार्ट को रिकॉर्ड करना है, तो इसका आंसर बन जाएगा एस सी। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास सी आंसर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। डी सप्लाइज गुड्स टू पीटर ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये क्या कह रहा है? डे सप्लाइज गुड्स ऑन सप्लाइज गुड्स टू पीटर ऑन क्रेडिट ऑन 1st April। पीटर ओड डेव, पीटर को पे करना है डेव को 440। डेव सेंड और receive the following document in return। ठीक है, what was the closing balance on the statement? साल के शुरू में आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो मजीद पे करना है। ठीक है, देव ने सेंड किया। ठीक है, पीटर और देव, पीटर को पेमेंट करने की डेट, तो अभी साल के शुरू में जो पेमेंट करनी है पीटर को वो है 440। मजीद सेल की है, देव ने जो है वो मजीद सेल किए हैं, तो सेल से सेल से उसका रिसीवेबल बढ़ जाएगा। चेक आफ्टर डिडक्टिंग 11 कैश डिस्काउंट। ठीक है, चेक डिडक्टेड आफ्टर चेक रिसीव आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक से पैसे कम होंगे 429। ठीक है, बैंक 429 से कम होगा, डिस्काउंट अलाउड 11 से कम होगा। ठीक है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इसका मतलब ये हुआ कि पीटर ने कहा कि आपने फॉल्टी गुड्स भेजे हैं, और उसके अगेंस्ट में देव ने वो एक्सेप्ट कर लिया बाय इशूइंग क्रेडिट को, तो ये बन गया हमारे पास सेल रिटर्न। तो अब ये करने के बाद क्या ट्रांजैक्शन लिस्टिंग है? 440 प्लस 360 माइनस 429 माइनस 11 माइनस 50। तो इसका मतलब ये बना हमारे पास बैलेंस कितना आ रहा है? हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3110 विल बी द आंसर। ठीक है,
मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 8 पे। अ business sold goods with a list price of 50 each. The terms of the trade were as follows: trade discount for more than 20 items got 10%, cash discount if customer pays within 30 days. ठीक है, how much was received in full and final settlement from customer who bought 25 items and paid after 35 days? ये 35 डेज के बाद पे कर रहा है तो नॉट एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं, ठीक है। अब बचा ट्रेड डिस्काउंट, मेरे पास 50 आइटम्स है, सॉरी एक आइटम $50 का है, ठीक है, और 25 आइटम इसमें लिए हैं और क्योंकि 20 से ज्यादा है तो उसको 10% डिस्काउंट देगा, तो उसको 90% पे करना होगा, ठीक है। तो 50 इंटू 25 इंटू 90%, ये पूरी अमाउंट उसको पे करनी होगी, जो कि 1125। तो इसका मतलब ये हुआ कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रही होगी 1125। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Paul rent premises from John and pay the rent by credit transfer। पॉल ने रेंट दिया है, पॉल ने प्रीमिसेस रेंट ली है फ्रॉम जॉन एंड पे द रेंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्टली क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कर देता है, वो उसको ट्रांसफर कर देता है वाया बैंक। हाउ वुड जॉन रिकॉर्ड, ठीक है। तो पॉल ने रेंट किए प्रीमिसेस फ्रॉम जॉन, तो जॉन के लिए बेसिकली क्या है, ये इनकम है, और पॉल के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, ठीक है। How would John record this? तो जॉन के लिए it's going to be an income, ठीक है। तो उसका बैंक जो है वो क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा है, क्योंकि जॉन को अगर हम देखिए तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक, उसके पास पैसे आ रहे हैं तो बैंक डेबिट, और रेंट इनकम क्या हो रही है उसके लिए, क्रेडिट हो रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बैंक का ऑप्शन देखें तो हमने कहा बैंक डेबिट, बैंक रिसीवेबल क्रेडिट। सर कैश भी नहीं हो सकता क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफर इज ऑलवेज डन बाय बैंक, तो पैसे बैंक में आएंगे। तो हमने कहा इसका आंसर क्या बन जाएगा, मैंने कहा बन जाएगा ए। अच्छा, सीता डिस्कवर्स दैट houses received from sales of fixtures have been entered in sales account, ठीक है। आपने जो फिक्सचर्स बेचे उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया कौन सा अकाउंट में, उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स अकाउंट, ठीक है। 1000 रिसीव्ड Sita discovers the 1000 received from sale of fixtures have been entered in sales account, ठीक है। 1000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्सचर्स, जब भी आप फिक्सचर्स की सेल की बात करते हो आप एंट्री क्या बनाते हो, आप बनाते हो बैंक डेबिट, ठीक है, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्सचर्स हैव बीन एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट। आपने इसे कहां डाल दी, आपने इसको डाल दी है सेल्स अकाउंट, व्हिच मींस कि सेल्स अकाउंट में 1000 रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्सचर्स हैव बीन एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट, which entry करेक्टेड है सर। इसका मतलब आपने बैंक को तो डेबिट कर दिया लेकिन आपने डिस्पोजल की जगह क्या डाल दिया, डिस्पोजल की जगह आपने डाल दिया सेल्स अकाउंट, ठीक है। आपने सेल्स बढ़ा, अब आप क्या करेंगे, आप सेल्स को करेंगे कम, आप करेक्टिव एंट्री क्या करेंगे, आप करेंगे सेल्स डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो हमने कहा बैंक तो नहीं आया क्योंकि बैंक का ऑप्शन या बैंक में उसने उसने कहाँ डाल दिए, उसने जो पैसे रिसीव हैं उसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑप्शंस क्या बने, बैंक वाले दोनों ऑप्शन हो गए खत्म। सेल्स डेबिट, डिस्पोजल ऑफ फिक्सचर अकाउंट क्रेडिट। सेल्स डेबिट फिक्सचर्स में होगी, फिक्सचर्स से तो कॉस्ट ट्रांसफर, ठीक है। The total of trial balance did not agree and 200 was debited to suspenser, ठीक है। आपका 200 जो आपने सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया है तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस आ रहा है,
On checking the amount, it was found that two errors have been made. A sale invoice of 700 has been recorded in sales journal as 77. एक सेल इनवॉइस थी जो कि बेसिकली एक सेल इनवॉइस थी जो कि बेसिकली 700 की थी, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया सेल्स जनरल में एस 770। इसका मतलब आपने इसको 70 से कम रिकॉर्ड किया। ठीक है, आपने इसको $70 से कम रिकॉर्ड किया। तो जब आप करेंगे तो आपको टोटल ओवरऑल बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। सेल्स जनरल हैज बीन इनकरेक्टेड टोटल। अच्छा, what was the error which made what was the error made in totaling the sales journal? ठीक है, वो कह रहा है कि सेल्स जनरल्स की टोटलिंग के अंदर कौन सा एरर हुआ होगा। अच्छा, तो पहला तो मेरे पास सेल्स इनवर्ट ऑफ 700 has been correctly recorded in has been incorrect has been recorded in सेल्स जनरल, मतलब ये वो सेल्स जनरल की बात हो रही है, उसमें आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया है एज 77। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से हमारे पास जो इम्पैक्ट आएगा वो क्या आएगा, आपने सेल्स जनरल में रिकॉर्ड किया। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स दे बुक में रिकॉर्ड किया, और जब भी हम कोई चीज सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी वजह से ट्रेड रिसीवेबल भी इम्पैक्ट होता है और सेल्स भी इम्पैक्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन जो है वो 70 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई है, विच मीन्स कि ये वो एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि इसमें आपने ओवरऑल एरर ऑफ, अगर हम रिकॉल करें एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसे हम क्या कहते हैं, इसे एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां आपने रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया और डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड किया, तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस इफेक्टिव है। ठीक है, द सेल्स जनरल हैज बीन टोटली इनकरेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो टोटलिंग का एरर है, ठीक है, वो क्या है, वो होगा 200 का। ठीक है, अब 200 का होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका सस्पेंस आ रहा है किस साइड पे, सस्पेंस का बैलेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, तो उसको क्लोज करने के लिए सस्पेंस का आएगा, इसको क्लोज करने के लिए एरर आएगा ऑन दी क्रेडिट साइड। ठीक है, विच मीन्स कि आपका जो सेल्स बैलेंस है, सेल्स का ओवरऑल बैलेंस है, वो बेसिकली क्या हो गया, बेसिकली हो गया आपका ओवरकास्ट। कैसे हुआ ओवरकास्ट? फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल्स थी, सेल्स हैज बीन ओवरकास्ट बाय 200। ठीक है, तो ओवरकास्ट बाय 200 का मतलब ये हुआ कि सेल्स जब 200 से ओवरकास्ट होगा, आप सेल्स को क्या करेंगे, यदि ट्रेड एक्चुअली करें सेल्स जनरल हैज बीन ओवरकास्ट बाय 200। जब सेल्स जनरल ओवरकास्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ अपनी सेल्स को रिड्यूस करेंगे, तो सेल्स को रिड्यूस करेंगे तो सेल्स करेंगे डेबिट और सस्पेंस अकाउंट करेंगे क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर क्या बन गया हमारे पास, 11 का बन गया हमारे पास बी। आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। The income statement of a business showed a loss for the year of $16,000. On checking the books, the following errors were discovered. No adjustment has been made for prepaid insurance. ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस साल के एंड पे है। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा क्या होता है, डिडक्टेड होता है, डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेंसेस। इसका मतलब भी आपने डिडक्ट नहीं किया तो आपके एक्सपेंसेस क्या हुए हैं, ओवरस्टेटेड है। इसकी वजह से हम कहेंगे एक्सपेंसेस ओवरस्टेटेड, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अभी अंडरस्टेट हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास 16,000 में से प्रॉफिट में हम 480 ऐड कर देंगे। नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस के हम एंट्री कर देंगे। तो मेरे पास 16,000 16,000 plus 480 minus 620 will be equals to 15680। तो 12 का आंसर बन जाएगा हमारे पास सॉरी वो बेसिकली हमारे पास है लॉस फॉर वैल्यू।
क्या है हमारे पास, लॉस फॉर है, तो -16,000 प्लस 480 माइनस 620, आंसर विल बी इक्वल्स टू, आंसर विल बी, हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, आंसर हमारे पास आएगा सी, ठीक है। 13 का आते हैं, what would result in cash book balance being lower than the balance shown on bank statement? What would result in cash book balance being lower than the balance shown on bank statement? ये कह रहा है बैंक स्टेटमेंट पे बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक पे बैलेंस कम है। देखते हैं इंडिविजुअली। A check received from customer was not recorded in bank statement. चेक रिसीव हुआ, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, तो इससे तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा होगा, सॉरी इससे जो है वो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो क्या होगा, कम होगा। और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, तो ये वाइस वर्सा हो गया। A check dishonored by check appeared on the bank statement. एक वो चेक है जो कि डिसऑनर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अगेन डिसऑनर चेक के केस में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो कम हो रहा होगा और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो रहा होगा। पेमेंट बाय कस्टमर डायरेक्टली, पेमेंट बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक स्टेटमेंट में पैसा आ गया तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा होगा, कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, कम होगा। हमने कहा 13 का आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। मूव करते हैं आगे। Tambi is preparing her sales ledger control account. She need to know. सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये सारे इंडिविजुअल बैलेंसेस से मैच करो, ठीक है। तो टोटल ऑफ, अच्छा दूसरा सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनता है किससे, डे बुक से। किसकी किसकी डे बुक से, सेल्स की डे बुक से, सेल्स रिटर्न की डे बुक से, ठीक है। और कैश बुक के कुछ आइटम्स को लेके आते हैं इसमें, ठीक है। she need to know the total of goods which have been returned by credit customer, ठीक है। the amount owed by credit customer which have been written off as irrecoverable, ठीक है। वो कह रहे हैं कि दोनों चीजें उसको पता होनी चाहिए। from where she can obtain the information, जो गुड्स रिटर्न किए गए हैं बाय क्रेडिट कस्टमर वो हमें कहाँ से मिलेंगे, सेल्स रिटर्न डे बुक या सेल्स रिटर्न डे बुक से मिलेंगे, या सेल्स रिटर्न जनरल से मिलेंगे, या सेल्स रिटर्न के अकाउंट से मिलेंगे, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न परचेज रिटर्न से नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ए और बी तो सीधे सीधे गलत है। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न जनरल, ठीक है। देखो जब भी एक चीज याद रखिए, कंट्रोल अकाउंट बनता है बुक से, कंट्रोल अकाउंट कहाँ से बनता है, डे बुक से बनता है, ठीक है। तो अकाउंट से नहीं मिलेंगे, उसे कहाँ से मिलेंगे, जनरल से। हमने कहा डी का पहला ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। और एक रिकवरेबल बेड डेट अकाउंट से नहीं मिलेगा, जनरल से, जनरल से नहीं मिलेगा, जनरल से मिलेगा बट उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग चीज गलत होती है, ठीक है। तो हमने कहा इसका आंसर क्या बन जाएगा, 14 का आंसर बन जाएगा हमारे पास डी। The following payments were made when a new machine was purchased. Capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई भी एसेट खरीदा उसको अपनी लोकेशन तक लेके आने की कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। चार्जेस फॉर डिलीवरिंग द मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि आप सालाना इंश्योरेंस करेंगे। Wages of employees installing the machine is going to be a capital expenditure because वो वन टाइम एक्सपेंस है और वो उस एसेट तक ही महदूद है, ठीक है। और वो का ये भी हमारे पास हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो सबको जब सम करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 35,100, ठीक है। A non-current asset was depreciated at the end of the first year of ownership using a straight-line method based on the following information. Cost दी हुई है, working capital, working debt दी हुई है, capital debt। It was found that reducing balance method at 30% should have been, ठीक है, ओके। पहले वो कह रहा है कि आपने स्ट्रेट लाइन पे यूज कर लिया, किसको यूज कर लिया,
स्ट्रेट लाइन का यूज कर लिया, तो हमने कहा स्ट्रेट लाइन से अगर हम बात करते हैं तो 20,000 विल बी द कॉस्ट, 4,000 will be the residual life और working life 4। तो हमने कहा 20 minus 4 divide by 4, तो इसका मतलब 4,000 will be depreciation expense। depreciation expense होना चाहिए 4,000, ठीक है। It was found 30% reducing balance यूज होना चाहिए, तो हमने 30% reducing balance यूज होना चाहिए। तो ये आपका जो है वो जब स्ट्रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होना चाहिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 30% इंटू नेट बुक वैल्यू, ठीक है। 30% इंटू, क्योंकि द फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज है तो कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो 30% ऑफ 20,000 विल बी इक्वल्स टू 6,000। कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4,000 रिकॉर्ड हुआ, होना चाहिए था 6,000, which means ये नुकसान क्या था, what was the effort on profit for correcting the error। इस एरर को करेक्ट करने की वजह से प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट एक्सपेंसेस 2,000 से इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाय 2,000। ठीक है, आगे बढ़ Elsevier purchased a machinery costing 8,000 on 1st January 2018. It is depreciated 40% on reducing balance method. Both channel entry will record the depreciation for the year 31st December 2019। 2019 की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम 2018 की निकालेंगे, फिर 2019 के में निकालने पड़े। ठीक है, तो हमने कहा कि 8,000 का 40% कितना हो जाएगा, हमने कहा 8,000 का 40% विल बी इक्वल टू 3,200 विल बी द डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमने कहा इसकी नेट बुक वैल्यू बन जाएगी, नेट बुक वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, एनडीवी बन जाएगी 8,000 माइनस 3,200 विल बी इक्वल टू 4,800। तो 4,800 का हम लगाएंगे अब 40%। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 1920। तो इस साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 1920 बनेगा। तो इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट होगा, ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मोटर अकाउंट का जाएगा क्रेडिट। 17 आंसर बन जाएगा ए। 18 पे आते हैं, हैवेल्स फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31st December द बैलेंस ऑन हर बुक on 1st January 2020 include the following: commission receivable, rent received। ठीक है, कमीशन जो हमें क्या करना है, रिसीव करना है, तो कमीशन रिसीवेबल, रेंट रिसीव। अच्छा, व्हाट डू दीज बैलेंसेस रिप्रेजेंट। ठीक है, कमीशन जो कि अभी रिसीव है वो आ रहा है बैलेंस डेबिट साइड। इसका मतलब ये हुआ इट इज एन एसेट। ये वो अमाउंट है जो कि हम डिमांड कर रहे हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग कमीशन है विच इज टू बी रिसीव। तो कहेंगे इनकम आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर, इनकम आउटस्टैंडिंग। फिर आ रहा है रेंट रिसीवेबल, क्रेडिट साइड पे आ रहा है रेंट रिसीवेबल। ठीक है, रेंट रिसीवेबल आ रहा है क्रेडिट साइड पे, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, हमने कहा कमीशन रिसीवेबल के अंदर हम कहेंगे इनकम आउटस्टैंडिंग। ठीक है, रेंट रिसीवेबल इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम प्रीपेड। ये बात हमें ठीक लग रही है कि इनकम जो है आउटस्टैंडिंग और जो इनकम प्रीपेड है, सी और डी में हो सकता है। वजह क्या है कि इनकम प्रीपेड हमें नहीं मिली, कमीशन के फॉर्म में हमें इनकम का आउटस्टैंडिंग। ठीक है, एनुअल रेंटल इनकम ड्यू फ्रॉम कुमार अ टेनेंट इज 3,600। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कुमार हैड दिस अमाउंट ऑफ रेंट पे। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है, हाउ मच रेंट वाज रिसीव फ्रॉम कुमार ड्यूरिंग द ईयर, हमें निकालना है बैंक में। ठीक है, एनुअल rental income due from Kumar attaining to 36। हमने कहा रेंट हम इनकम का काम बना। ठीक है, तो हमने कहा कि
इनकम के अकाउंट में बैंक के अमाउंट हमें रिसीव नहीं पता, लेकिन पूरे साल में इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा और 3600 जाएगा। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कुमार हैड प्रीपेड बैंक ऑफ 900। ठीक है, तो इसका मतलब हम अकाउंट बनाए तो इनकम का अक्रूड, प्रीपेड, प्रीपेड, अक्रूड। ठीक है, कितना प्रीपेड है? 900। At the end of the year, he owed at the end of the year, he owed 2 months rent। 2 महीने का रेंट अभी ओ कर रहा है, तो क्लोजिंग अक्रूड हो गया। तो 3600 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 कर देंगे हम। 3600 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 600। तो हमने कहा सीधी बैलेंस कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। तो बैंक का बैलेंस कितना आ जाएगा? 3600 माइनस 900 माइनस 600। तो एक्चुअल में हमें कितना रिसीव हुआ? 2100 रिसीव हुआ। तो 19 का आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर ये बन जाएगा। George's inventory on 31st December 2019 was valued at 4,800. It was discovered that goods costing 100 has not been included। ठीक है, आपने 100 को इंक्लूड ही नहीं किया है। ठीक है, ये omitted हुआ है और good costing 170 has been included at a net realizable value of 210। ठीक है, इंडिविजुअली देखते हैं क्या मांगे थे वापसी स्टेटमेंट्स का। अफेक्ट of incorrect, what was the effect of incorrect inventory valuation on Joel's financial statement? Financial statement पे क्या impact आएगा उसका सवाल। देखिए, एक चीज हमें याद होनी चाहिए वो ये कि इन्वेंट्री क्लोजिंग होगी तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद प्रॉफिट। What do we mean when we say direct relationship with profit? इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है तो प्रॉफिट कम है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है। और ओपनिंग इन्वेंट्री का है इनडायरेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम तो प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा कम। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ किसके साथ रिलेशनशिप है? प्रॉफिट के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। ठीक है, अब इसमें तीनों चीजों पे मांग है। तो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट है, इन्वेंट्री पे क्या इम्पैक्ट है, इक्विटी पे क्या। इन्वेंट्री कॉस्टिंग 100 हैज नॉट बीन इंक्लूडेड, तो आपने इन्वेंट्री पे क्या कर दिया? यहाँ अंडरस्टेट कर दिया। अंडरस्टेट कर दिया इसका मतलब प्रॉफिट क्या हो गया? अभी 100 से क्या हो गया? अंडरस्टेट। गुड्स कॉस्टिंग 170 हैज बीन इंक्लूडेड एट अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्री आनी चाहिए थी 170 पे, आपने भी 21 है। यहाँ आपने इन्वेंट्री को ओवरस्टेट कर दिया 2110 से क्लोजिंग में। तो नेट क्या हुआ? प्रॉफिट 100 से कम हुआ, ठीक है, और फिर प्रॉफिट 2110 से बढ़ गया। तो इसमें करेक्शन का नहीं पूछा है, इनकरेक्ट गलती की वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिट 110 से इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिट 110 से क्या हो गया? ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो सॉरी, ये इन्वेंट्री आनी चाहिए थी जो सेकंड वाली इन्वेंट्री है वो आनी चाहिए थी कितने से? वो आनी चाहिए थी 170 से 2110 से आ गए थे। 170 माइनस 2110 हमने कहा 40 से आपने ओवरऑल प्रॉफिट क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ठीक है, 100 से आपने अंडरस्टेट किया और आपने ओवरऑल 40 से ओवरस्टेट कर दिया। तो ओवरऑल 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 आपका 60 से अभी भी क्या पड़ा है? प्रॉफिट टू अंडरस्टेटेड का क्या पड़ा है? प्रॉफिट आपका 60 से अंडरस्टेटेड पड़ा है। हमने कहा कि प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं हुआ, प्रॉफिट ओवरस्टेट 60 से नहीं हुआ, प्रॉफिट 60 से अंडरस्टेट। करेक्शन की बात होती तो ओवरस्टेट। ठीक है, अभी ओवरऑल आपका प्रॉफिट 60 से कम पड़ा है। ठीक है, कम हुआ। हमने कहा इसका पहला पार्ट को समझना। दूसरी बात देखिए, इन्वेंट्री
अगर आप ओवरऑल इन्वेंट्री को देखें तो आपने 100 से इन्वेंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं की, ठीक है। फिर आपने इन्वेंट्री 60 से आपने 170 और 210 का डिफरेंस आपने इन्वेंट्री 40 से बढ़ा दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन्वेंट्री मेरे पास 40 से कम आ रही है, सॉरी आपके पास इन्वेंट्री 60 से कम आ रही है। आपने 100 तो रिकॉर्ड ही नहीं किया और 170 की जगह 210 रिकॉर्ड कर दिया, तो उसमें 40 ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो आपको 210 को वापस 170 पे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें से 40 रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर हम नेट देखें तो 100 से तो रिकॉर्ड ही नहीं है, 40 से ज्यादा रिकॉर्ड होगी, तो नेट 60 से कम रिकॉर्डेड है, तो अभी भी 60 से अंडरस्टेटेड है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। हमने कहा एसेट्स ओवरऑल 60 से रिड्यूस हुए में, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा 60 से रिड्यूस हो जाएगा, तो हमने कहा इसका आंसर क्या बन जाएगा, हमारे पास 20 का डी बन जाएगा। ट्वेंटी वन पे आते हैं, द ओनर ऑफ अ बिजनेस टू गुड्स फॉर हिज ओन यूज बट फॉरगॉट टू मेक एन एंट्री, ठीक है। अगर आपने गुड्स की ड्राइंग की है, तो गुड्स की ड्राइंग करने का मतलब क्या हुआ कि गुड्स की जब भी आप ड्राइंग करते हैं, the owner of a business to get for his own use and forget to make an entry in the accounts, ठीक है। ड्राइंग ऑफ गुड से दो काम है, एक तो ड्राइंग इंक्रीज होती है जो ओवरऑल कैपिटल को रिड्यूस करती है, दूसरा हमारी परचेजेस कम होती है, ठीक है। परचेजेस क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन दिस ऑफ दिस एरर, ठीक है। इस एरर का प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या था, उसने एंट्री नहीं की। अगर करते हैं तो प्रॉफिट भी कम होता है, अगर आप कर लेते तो आपकी कॉस्ट कम होती, कॉस्ट कम होती तो प्रॉफिट ज्यादा होता, ठीक है। अब आपने इसके रिकॉर्ड ही नहीं किया तो हुआ क्या, हुआ ये कि आपकी कॉस्ट जो है वो आपकी परचेजेस ज्यादा रिकॉर्ड हुई, जबकि एक्चुअल में आपकी परचेजेस कम है। तो अब जब आपकी कॉस्ट ज्यादा है तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा अंडरस्टेट, क्या होगा, प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेट, ओवरस्टेट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आप परचेज को रिकॉर्ड ही करना भूल गए। आप जो ड्राइंग की उसको परचेज आप कमी करना भूल गए, तो आपकी ओवरऑल परचेजेस क्या हो गई, बढ़ी हुई शो रही है। परचेजेस ज्यादा तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने कहा सी और डी में से कोई आंसर होगा। फिर हम बात कर रहे हैं अफेक्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। अच्छा, अफेक्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉय का क्या ऑप्शन आएगा, क्या चीज बनेगी, सबसे पहली चीज ये तो आपकी ड्राइंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ड्राइंग मेरे कैपिटल को क्या करेगी, ड्राइंग मेरे कैपिटल को करेगी रिड्यूस, ठीक है। तो हमने कहा कैपिटल रिड्यूस होगा बिकॉज ऑफ ड्राइंग, ठीक है। और दूसरा हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास प्रॉफिट क्या हुआ है, प्रॉफिट भी कम हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट का कम होना होता है ऑन डेबिट साइड, ठीक है। और अब अगर हम देखें तो हमारे पास प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, उससे पूछा विषय इम्पैक्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। तो हम कैपिटल एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज पर अगर हम आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ना आपका ये आइटम एसेट को अफेक्ट कर रही है, ना ये आइटम आपकी कैपिटल अपना एसेट को अफेक्ट कर रही है, ना ये आइटम आपकी लायबिलिटी को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी जीरो, ठीक है। क्योंकि Rajat and Sunil formed a partnership on 1st January but did not prepare a partnership agreement. They provided the following information: capital in 40,000, 20,000, drawing share of work. ठीक है, they decided to draw up a partnership agreement for future years. ठीक है, which item would be most beneficial to Rajat? Rajat को किस चीज से फायदा होगा? देखो,
राशिद का कैपिटल है ज्यादा, जितना अगर इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर राशिद, क्योंकि उसको कैपिटल ज्यादा है बिजनेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों होगा? क्यों? क्योंकि कैपिटल को जो भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा वो इवेंचुअली उसके करंट अकाउंट का पार्ट एंड पार्सल बनता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको पे करना पड़ेगा, लिमिट ऑन एनुअल ड्राइंग उसके लिए फायदे में नहीं है, पार्टनरशिप की सैलरीज जो है वो इसलिए फायदे में नहीं है क्योंकि हो सकता है सब दोनों को एक ही तरीके की क्या मिल जाए, दोनों को एक ही तरह की जो है वो सैलरीज, पार्टनरशिप सैलरीज जो है वो मिल जाए। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या होगा आउट ऑफ बोथ? अगर सुनील और राजू को कंपेयर किया जाए तो राजू को क्योंकि कैपिटल ज्यादा है तो उसको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वो चीज लगेगी। ठीक है, 23 बात। Harry and James are in partnership. The following information related to Harry for the financial year. ठीक है, सैलरी दी हुई है, ड्राइंग दिया हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, हेनरी का हमें दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, करंट अकाउंट पे हमने कहा करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास आएगा, द ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑन हेनरी अकाउंट वाज क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब बीबी बैलेंस हमारे पास आ जाएगा 28,200। ठीक है, सैलरी 8,000, drawing 2800 on credit debit side, share of profit 4600। ठीक है, हमने कहा सीबी बैलेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 28,200 प्लस 8,000 प्लस 4600 प्लस 4600 minus 2800 will be equals to 38,000। तो 23 का आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? बी बन जाएगा। 24 का the statement of financial provision of X Limited at 31st December 2018 include the following information: ordinary share capital दिया हुआ है, general reserve दिया हुआ है, retained earning दिया हुआ है, debentures दिया हुआ है। ठीक है, profit for the year ended 31st December 2019 was 42,000 and dividends total 10,000। टोटल इक्विटी निकालना। टोटल इक्विटी का मतलब क्या होता है? उसमें शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व सब कुछ आता है, डिबेंचर वगैरह नहीं है। ठीक है, अच्छा हमें निकालनी 31 दिसंबर 2019 को, हमें इंफॉर्मेशन दी है 31 दिसंबर 2018। तो शेयर कैपिटल पूरे साल में चेंज नहीं हुआ। जनरल रिजर्व की क्या कह रहा है वो? जनरल रिजर्व में पूरे साल में कोई चेंज नहीं आया। रिटेन अर्निंग साल पिछली की थी 65,000, इस साल प्रॉफिट हुआ 42,000 और 10,000 का डिविडेंड हमने पे कर दिया, तो कितना बन जाएगा? 65 प्लस 42 minus 10, it will be equal to 97,000 will be the retained earning। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा? इक्विटी में 40,000 प्लस 97 प्लस 65,000, total equity of value 40 plus 97 plus 65 will be equals to 20, 40 plus 8,000 plus 97 will be equals to 145 to 25 का आंसर 24 का आंसर बन जाएगा हमारे पास बी। व्हाट इज द फीचर ऑफ डिबेंचर्स? डिबेंचर्स बेसिकली होती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट पे किया जाता है कस्टमर को, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है ऑन एनुअल बेसिस, और रेट ऑफ डिविडेंड जो रेट ऑफ प्रॉफिट या इंटरेस्ट होता है फिक्स होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑफ द कंपनी ठीक है, कैरी अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इसमें नहीं होता, वोटिंग राइट इसमें नहीं होता। 25 का आंसर मिल जाएगा हमारे पास। which cost which cost is a part of prime cost of manufacturing account? prime cost क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड, गुड्स को लाने की कॉस्ट, ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनती है जो हम बात कर रहे थे, जिसकी रॉ मटेरियल। कैरेज आउटवर्ड नहीं होता, फैक्ट्री रेंट नहीं होता, फैक्ट्री सुपरविजन कॉस्ट में 26 का आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास? 3 बन जाएगा।
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हमें निकालनी है फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग और लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो 236 प्लस 42,000 प्लस 8,000 माइनस 6,000 विल बी इक्वल टू 280,000। तो हमने कहा 27 का आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, 27 का आंसर बन जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, 28 का आता है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो हम बनाएंगे कंट्रोल अकाउंट, क्या बनाएंगे, कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। तो हमने कहा ओपनिंग ट्रेड पेएबल एट द स्टार्टेड बैलेंस बीडी कितना साल का शेड्यूल में 5,000, साल के अंदर बैलेंस कितना है 8,500। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हमें ट्रेड रिसीवेबल से कितनी रिसिप्ट आएंगी, रिसिप्ट आएंगे हमें 34,700 एज पर फॉर्मेट आपका क्रेडिट साइड पे। बैड डेट्स आएगा हमारे पास कितना 2,000, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है कितना 185। तो हमारे पास सीबी बैलेंस हमें निकालना है कि हमें निकालनी है सेल्स। हमारे पास सेल्स की फिगर हमारे पास जब यहाँ आ जाएगी तो कितना बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, और उसको देख लेते हैं 34,700 plus 200 plus 185 plus 8,500 will be equals to 43585। ठीक है, माइनस 5,000 तो आ जाएगा यहाँ पर 38585 will be the value of credit sales। 585 डी पार्ट। MCQ नंबर 29 का आता है, Jordan provided the following information: revenue, opening inventory, closing inventory, markup. Markup is basically profit on cost. ठीक है, Jordan took goods costing 7,000 for his own use. What were his purchases? हमें निकालनी है परचेजेस की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस लेस ड्राइंग ऑफ गुड्स। ठीक है, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, अब हमें दिया हुआ है रेवेन्यू। ठीक है, मार्कअप जो है वो अप्लाई होता है किसके ऊपर, कॉस्ट पे। एक टर्म होती है मार्कअप और एक टर्म होती है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन ऑन सेल्स होता है, मार्कअप ऑन कॉस्ट होता है, मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो फिर जो है वो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ड्राइंग ऑफ गुड्स दिया हुआ है। ठीक है, हमें परचेज की वैल्यू नहीं पता। अगर हमारे पास कहीं से कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाए, क्या आ जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम बड़े आराम से परचेजेस की वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं। बट हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स इस तरीके से डायरेक्ट नहीं आ सकती। हमने कहा जब भी हमें दिया हुआ होता है मार्कअप, मार्कअप का मतलब क्या होता है, मार्कअप जब मार्कअप परसेंटेज दी हुई होती है, जब भी मार्कअप की बात होगी तो उसमें कॉस्ट हमेशा कितने को रिप्रेजेंट करता है, 100% को। मार्कअप की जो परसेंटेज है वो जो हमें दी हुई है उस परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, इस सवाल में 50% को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो सेल्स है वो हमेशा कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, सेल्स रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास 150% को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इन केस ऑफ मार्कअप। इन केस ऑफ मार्जिन सेल्स हमेशा होती है 100%, और जो हमें मार्जिन की परसेंटेज दी हुई लेट्स से अगर 50% होती तो बाकी रिमेनिंग 50% हमारी क्या बन जाती, हमारी बन जाती एज कॉस्ट। ठीक है, तो अब हमने कहा कि हमें रेवेन्यू पता है जो कि 90,000 है। ठीक है, ये 90,000 परसेंटेज टर्म्स में 150 को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे भी हमने डिस्कस किया, और कॉस्ट कितने को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स को। तो हमने कहा हमें कॉस्ट नहीं पता लेकिन वो रिप्रेजेंट कितने कर रही है, 100 को कर रही है। So this means 90,000 into 100 divided by 150 will give us the value of cost of sales। तो कितनी बन जाएगी, 90,000 into 100 divided by 150। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई कितनी,
60,000 आ गई। मेरा कॉस्ट ऑफ सेल है 60,000, ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पता है 8,000 है, परचेज हमें नहीं पता, ड्राइंग ऑफ गुड्स 7,000 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 2,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60,000 8,000 माइनस 7,000 माइनस 2,000 तो मतलब कितना बन जाएगा 6,000 equals to x माइनस 1,000, तो वहां जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 61,000 विल बी द वैल्यू ऑफ परचेज। तो 29 का आंसर हमारे पास बन जाएगा डी। ठीक है, मूव करते हैं 30 की तरफ। So below liquid asset ratio मतलब asset plus ratio was higher on 1st January than on 31st December 2019, मतलब 2019 में ये फॉल हो गया है, जनवरी 2019 में ज्यादा था। जब हम बात करते हैं एसेट प्लस रेशियो की, तो एसेट प्लस रेशियो इज करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, उसमें से इन्वेंट्री माइनस हो जाए। ठीक है, व्हाट कुड हैव कॉज्ड दिस, तो इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी आइटम जो है ना वो तो आपकी हट जाएगी क्योंकि एसेट प्लस रेशियो में इन्वेंट्री होता ही नहीं है, तो बी ऑप्शन तो पहले निकल गया। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज मतलब लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा उतना आंसर मेरे पास का जाएगा छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, हमने कहा बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। आगे देखते हैं, अगर पेबल डिक्रीज, डिक्रीज सॉरी बैंक ओवरड्राफ्ट इज डिक्रीज नॉट इंक्रीज, तो डिक्रीज का मतलब ये होगा जब लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो करंट उसको बढ़ना चाहिए, तो डिक्रीज तो नहीं सकता। अदर पेबल है डिक्रीज, इसका मतलब ये होगा डिक्रीज होने से हमारी ओवरऑल लायबिलिटी कम होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। ट्रेड रिसीवेबल है डिक्रीज, ट्रेड रिसीवेबल जब कम होगा तो ओवरऑल मेरा ओवरऑल रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। The following ratios have been calculated for a trader. जीपी मार्जिन दिया गया है ईयर 1 ईयर 2 का, मतलब जीपी मार्जिन का, प्रॉफिट मार्जिन का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब अगेन क्या हुआ कि प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुआ है और प्रॉफिट मार्जिन जो इंक्रीज हुआ। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाट कुड हैव एक्सप्लेन द चेंजेस। ठीक है, हमने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट ड्राइंग हैव इंक्रीज बाय मोर देन प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर हम बात करते हैं ड्राइंग इंक्रीज होने से क्या होगा, मेरा ओवरऑल कैपिटल का जाएगा रिड्यूस होगा। जब कैपिटल रिड्यूस होगा, ठीक है, जब कैपिटल रिड्यूस होगा तो ओवरऑल मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, कंपेयर टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस वाले में ये चीज सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ग्रॉस प्रॉफिट हैव इंक्रीज बट प्रॉफिट फॉर द ईयर हैव डिक्रीज। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हैव इंक्रीज, ग्रॉस प्रॉफिट तो इसके रेलेवेंट ही नहीं है क्योंकि हम ना प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज इंक्रीज एंड कैपिटल हैज बीन इंक्रीज। ठीक है, अब ये बात, प्रॉफिट फॉर द ईयर बढ़ गया तो सेंस बनता है कि ये रेशियो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ये रेशियो भी बढ़ना चाहिए था, मगर क्योंकि जब कैपिटल बढ़ गया तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, ठीक है, तो एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास प्रॉफिट था 1, कैपिटल था 5, फिर वही हो गया 2 डिवाइड बाय 10, तो ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल हमारा जब कैपिटल बढ़ गया, ओवरऑल जो हमारा कैपिटल बढ़ गया तो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज हमने ज्यादा पैसे इंट्रोड्यूस करने पे कम ओवरऑल प्रॉफिट क्या किया, अर्न किया। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास डी। which external parties will be interested in accounting ratios of the business। ठीक है, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, मैनेजर्स एंड टेक अथॉरिटीज। मैनेजर्स आर नॉट एक्सटर्नल पार्टीज। ठीक है, एक्सटर्नल पार्टीज ही हमारे पास जो सबसे बड़े आते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं रेशियोज के अंदर, वो होते हैं इन्वेस्टर्स। क्योंकि गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल पार्टी है, मगर उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कम होता है,
सिमिलरली टैक्स अथॉरिटीज का, ठीक है। तो मेजरली जो इंटरेस्ट होता है वो किसका होता है, इन्वेस्टर का होता है। At the end of the financial year, a company did not account for unused stationery valued at 50, which accounting principle did the company apply? देखो, unused inventory को आपने नहीं कंसिडर किया, तो हमने कहा इसके लिए हम यूज करते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक आइटम उसकी बहुत छोटी वैल्यू है और हमारे अकाउंटिंग बुक्स में वो वैल्यू नहीं करेगा, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट इनकम टू एक्सपेंस से मैच करना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वो चीज जो मनी की टर्म में मेजर की जा सकती है उसे देखेंगे, ये भी बन जाएगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एसेट्स ओवरस्टेट नहीं होनी चाहिए, उसका आंसर बन जाएगा हमारे पास। A trader who wrote off the balance on credit customer as irrecoverable, bad debt हो गया, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, बेड डेट किस कॉन्सेप्ट के थ्रू चलता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के थ्रू चलता है। क्यों, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हमें एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना, ना ही प्रॉफिट को ओवरस्टेट करना है, तो हमने इसको काफी रिपीटेडली पढ़ा हुआ है। तो 34 का आंसर हो जाएगा हमारे पास। A limited liability applied the objective of comparability in preparing its financial statement. What is the effect of this on interested parties? कंपैरेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंपैरेटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके दो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दूसरे से क्या हो सके, कंपेयर किए जा सके इजीली। तो वो कह रहा है इससे जो पार्टीज है, दूसरी पार्टीज, उनको क्या फायदा होगा। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो दो सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग करना बड़ा आसान, ठीक है। तो तब कंपैरेटिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि लेट्स से एक कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है, दोनों जो है वो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं, मगर दोनों का तरीकेकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का बड़ा ही फर्क, और दोनों बड़े डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इन्वेस्टर को आसानी देने के लिए हम कहते हैं कि आप जो है वो क्या करें, आप जो है वो एक ही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, मतलब उसको स्टैंडर्डाइज कर दें ताकि वो कंपेरेबल हो जाए। तो कंपेरेटिबिलिटी का ऑब्जेक्टिव अप्लाई करने की हम बात करें, तो जब दो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसे स्टैंडर्ड पे बने हुए होंगे, उनका कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। they can be shared with the information the financial statements up to date। ये बात तो गलत है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा बनते हैं फाइनेंशियल पीरियड पे, ठीक है। तो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी पीरियड की इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करी होती है। They can identify the similarities with the financial statements of the other business। सिर्फ सिमिलैरिटीज नहीं, क्योंकि सिमिलैरिटीज तो बताएगा, लेकिन इंटरेस्टेड पार्टी के लिए क्या फायदा, उससे वो डिसीजन मेकिंग बड़ा आराम से कर सकेगा, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो they can easily identify the similarities with the financial statements of the other business, कि दोनों बिजनेस की क्या चीजें सेम है, क्या चीजें डिफरेंट है, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस कैन बी अ पॉसिबल ऑप्शन। दे कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली। ये तो ठीक है। अब करें ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिबिलिटी, ठीक है। तो कंपैरेटिबिलिटी में कंपैरिजन वाला ऑब्जेक्टिव ज्यादा आएगा, तो सी ऑप्शन में दे कैन यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ये भी हो सकता है, बट क्योंकि हम बात करें कंपैरेटिबिलिटी, तो कंपैरिजन में दो की कंपैरिजन का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो 35 का आंसर बनता है हमारे पास डी। With this we have completed the paper of this year as well.